साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में एक ऐसी जानकारी जिसका हम दावा करते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर जानकारी नहीं दी गई है, वो जानकारी आज हमारे द्वारा आज इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। इसीलिए उम्मीद करता हूं इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनेंगे और अपने अनुभव कमेंट्स के रूप में हमें साझा करेंगे। साथियों, आपने अक्सर हमारे वीडियो को देखा है और हमारे वीडियो के रूप में आपने जाना है कि यदि हमारा कोई अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट होता है तो कोई भी बैंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स क्या कार्रवाई कर सकती है। सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सेक्शन 138 एनआई एक्ट, बीएनएस 316, 318 आर्बिट्रेशन। इन सब से अलग चले जाए तो रिकवरी सूट जो सिविल कोर्ट में फाइल किया जाता है, लेकिन वो लगभग होता नहीं है। तो आपने कभी भी मेरी भी रिकॉर्डिंग कई एडवोकेट से, पुलिस से या रिकवरी एजेंट से सुनी होगी, तो आपने मेरे मुंह से सुना होगा क्या करोगे, सेक्शन 25, 138, बीएनएस 316, 318 और आर्बिट्रेशन, और फिर आपने सुना होगा मैं हूं ना। तो बस आज कुछ अलग मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। वो जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बैंकों की सबसे तगड़ी कार्रवाई। जी हां, एक ऐसी तगड़ी कार्रवाई जिस कार्रवाई के मैटर में यदि आप कोर्ट का समन लेकर भी एडवोकेट के पास जाते हो तो एडवोकेट कहते हैं कि भाई आपको तो इसमें राशि भरनी ही पड़ेगी। एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी कभी ये नहीं कहता हूं कि आप लोन की ईएमआई को मत चुकाइए, लेकिन किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में लोन लेकर लोन भरना या अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना कोई विकल्प नहीं है। और ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर हमें कहना पड़ेगा स्टॉप हो जाइए, लोन को रीपे करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अपनी जान गंवाने से बेहतर है, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के चक्रव्यूह में पूरी तरह दस जाने से बेहतर है कि हम कुछ लोन डिफॉल्ट करें। लेकिन जब आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाइयों का डर बना रहता है, रिकवरी एजेंट का डर बना रहता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बैंकों की सबसे तगड़ी कार्रवाई, और उस तगड़ी कार्रवाई का नाम है जिसे कहा जाता है आरआरसी। देश के कई राज्यों में क्योंकि बैंकों का पैसा जो होता है वह पब्लिक मनी माना जाता है, और पब्लिक मनी को लेकर देश के कई राज्यों में, जिसमें उड़ीसा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है और भी कई राज्य हैं जहां पर पर्टिकुलर अलग एक्ट बने हुए हैं, और उन एक्ट के अंतर्गत आरसी की कार्रवाई, जिसको कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करना कार्रवाई कहते हैं, और ये अधिकांशतः इसका जो पावर होता है वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है तहसीलदार। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी आपके साथ इसमें साझा करना चाहूंगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, यानी कि तहसीलदार कोर्ट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के अंदर बैंक्स जो होती है वह रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करती है, जहां पर तहसीलदार आपको एक समन जारी कर देता है, जिसे कि सीधा मांग पत्र कहा जाता है, डिमांड नोटिस कहा जाता है। तहसीलदार की छाप लगी होती है और कहा जाता है कि ये राशि जमा कराओ, पक्ष रखो, तारीख दे दी जाती है। और जब आप उस रिकवरी सर्टिफिकेट के मैटर में जारी समन को लेकर आप जब स्थानीय वकीलों के पास जाते हो तो आपको काफी तनाव वाली बातें सुनने मिलती है कि ये राशि तो भरनी पड़ेगी, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, अमीन आ जाएगा, आपका घर का सामान कुर्क हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। मतलब एक डर और एक खौफ का माहौल पैदा किया जाता है।
मैं ये नहीं कहता हूं कि आप डरे नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप खौफ में आए क्या, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अन्याय तब तक जिंदा है, अन्याय तब तक जिंदा है जब तक अज्ञान जिंदा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आरआरसी की जो कार्रवाई होती है वो केवल और केवल बैंक के मैटर में होगी, एनबीएफसी के मैटर में नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, बैंकों के मैटर में भी मैक्सिमम जो अनसिक्योर्ड लोन है जिसमें क्रेडिट कार्ड भी शामिल है, उसमें यह कार्रवाई की जाती है। तो क्या कई बार लोग कहते हैं कि सर आरआरसी की कार्रवाई में कोई बचाव नहीं होता है, यह सिर्फ कहने की बात है, यह सिर्फ कहने की बात है। मैं एक अनुभव साझा करना चाहूंगा। हमारे भोपाल के एक साथी जो हमसे जुड़े, उनके मैटर में उनको आरआरसी की कार्रवाई का एक नोटिस प्राप्त हुआ। नोटिस प्राप्त होने पर उन्होंने मुझसे बात की और बातचीत में जब मैंने उनकी संपूर्ण हिस्ट्री जानी तो मैंने कहा आप ये एक एप्लीकेशन बनाइए और एप्लीकेशन बनाकर लेके जाइए और आप तहसीलदार कार्यालय में जाके जमा कराइए। साथियों, बड़ी हास्यास्पद बात है, यह कहते हुए मुझे बड़ा ही अचंभा हो रहा है कि जब वह व्यक्ति तहसील कार्यालय में जाकर तहसीलदार की कार्रवाई के अंदर वह अपनी एप्लीकेशन देने जा रहा था तो वहां पर बैठा एक व्यक्ति अपने आप को तहसीलदार बता रहा था और वह कह रहा था कि रुको, बैंक वाले आएंगे, बैंक वाले बात करेंगे, बैंक वालों से तुमको सेटलमेंट की बात करनी है कर लो। यानी कि जाते ही तहसीलदार कार्यालय में ऐसी बातें हो रही है जैसे कि एक सेटलमेंट एजेंसी बैठाई हो। बाद में मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति कोई तहसीलदार नहीं, न ही किसी तहसील का कर्मचारी है, अपितु वह उस बैंक का एम्प्लॉय है, उस बैंक का एक रिकवरी एजेंट है। लेकिन होता क्या है, हम क्या करते हैं कि हमारे लोन छोटे मोटे होते हैं, हम एक अच्छा और सीनियर एडवोकेट नहीं देख पाते हैं और हम न्यू जनरेशन के एडवोकेट को कांटेक्ट करते हैं जिनके साल, 1.5 साल, 2 साल की प्रैक्टिस होती है, जिनको उतना ही अनुभव होता है कि हम प्रेजेंट हुए, अपनी बात कहें और सेटलमेंट की बात करें। कई लोग कहते हैं कि रिकवरी कार्रवाई जो होती है, रिकवरी सर्टिफिकेट जो जारी होता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, यह लोकतांत्रिक देश है, यहां न्याय व्यवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। जहां एग्जीक्यूटिव का मामला खत्म होता है वह जुडिशरी प्रारंभ होता है, यह हमेशा ध्यान रखिए। अब यहां पर जब उन व्यक्ति ने मुझे फोन करके कहा कि सर मैं गया था, जो खुद को तहसीलदार कह रहे थे, बाद में मालूम पड़ा कि वो तो बैंक वाले हैं, तो मैंने कहा आप इतनी मतबोड़ी मत करो, आप तो जाके अपनी एप्लीकेशन दो और उनको कहो कि मेरी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे लो। एप्लीकेशन 2 कॉपी में देनी है, एक बैंक वाले रिसीव करेंगे और उस एप्लीकेशन का जवाब देंगे। अब मामला क्या था? मामला यह था कि बैंक ने पहले से ही आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर रखी थी। अब ऐसी स्थिति में जब आप एक सिविल कार्रवाई पहले से कर चुके हो तो दूसरी सिविल कार्रवाई कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? अब हमने एक एप्लीकेशन पेश की, अब तहसीलदार साहब को उस एप्लीकेशन की एक कॉपी दिलानी है बैंक को, बैंक से रिप्लाई लेना है कि क्या तुमने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की, और यदि तुमने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की है तो क्यों तुमने इस एप्लीकेशन में ये चीज शो नहीं की, यानी कि तुमने गलत आधारों पर अपनी एप्लीकेशन फाइल की है जो डिसमिस होने लायक है। देखा जाए तो तहसीलदार साहब को खारिज ही कर देनी चाहिए ऐसी एप्लीकेशन जहां तथ्यों को छुपाते हुए कोई कार्रवाई बैंकों द्वारा की जाती है। अब ऐसी स्थिति में यदि बैंक रिप्लाई देता है कि हां हमने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की, तो गलत जानकारी दी उन्होंने, यानी कि उन्होंने तहसीलदार साहब को ये बताया ही नहीं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और कोई एफिडेविट पेश किया है तो वह गलत आधारों पे किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि वो कहते हैं कि मैंने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं की है तो आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो आप डॉक्यूमेंट पेश कीजिए। ध्यान रखिए, जवाब पेश करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात कहूं मैं आपको,
कई कोर्ट में एनबीएफसी कंपनी, बैंकों द्वारा ढेरों मुकदमे लोन डिफॉल्टर के खिलाफ फाइल किए जाते हैं, लेकिन जब फाइल उठा के देखो ना तो काम के डॉक्यूमेंट मिलते ही नहीं है। काम के डॉक्यूमेंट मिलते ही नहीं है। मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी कार्रवाई इनिशिएट तब की जा सकती है जब कोई कंपनी, कोई बैंक अपना विधिक अस्तित्व प्रस्तुत करे। कोई बैंक के कर्मचारी चले गए, एक सील लगा के साइन करके एप्लीकेशन फाइल कर दी आरआरसी की, कैसे एडमिट होगी भाई? क्योंकि भले ही बैंक का बंदा है, उसको अपने बैंक का रजिस्ट्रेशन पेश करना है, आरबीआई से मिला हुआ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लगाना है, आपको लोन दिया, आपको क्रेडिट कार्ड दिया, उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, आपका स्टेटमेंट सबमिट करना है, आपका लोन एग्रीमेंट हुआ, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ, जो जो डॉक्यूमेंट आपने रिकॉर्ड के रूप में उनको दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट उनको लगाने हैं। साथ में ही उनको लोन का स्टेटमेंट लगाना है जो लोन एनपीए हुआ है। ध्यान रखिएगा, बिना ये सारे डॉक्यूमेंट लगाए कोई भी बैंक आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसीलिए इन सारी चीजों में जो बचाव है ना वो प्रायर नोटिस है। अगर आपने प्रायर नोटिस दिया है, अगर पहले कोई आर्बिट्रेशन हुआ है तो आपने आर्बिट्रेशन का जवाब दिया है, अगर आप कोई सेक्शन 25 हुआ है तो आपने सेक्शन 25 का रिप्लाई दिया है, यदि कोई लोन रिकॉल नोटिस, कोई लोन डिमांड नोटिस आया है और यदि आपने उसका जवाब दिया है, तो यकीन मान के चलना दोस्तों, आप जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आरआरसी के लिए ऑब्जेक्शन के रूप में, उसके अंदर उन सारी चीजों का समावेश होगा कि आपने कब बैंक को प्रायर नोटिस दिया, कब सेक्शन 25 का रिप्लाई दिया, कब आर्बिट्रेशन का रिप्लाई दिया, कब 138 का रिप्लाई दिया, और इन सारे रिप्लाई के अंदर आपने किन किन चीजों की डिमांड की जो कंपनी ने फुलफिल नहीं की, बैंक ने फुलफिल नहीं की। भले तहसीलदार साहब है, बुरा लगेगा सारे तहसीलदार साहब को, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट रेखा शरद उशीर बनाम सप्तश्रृंगी नागरिक महिला सहकारी समिति का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में क्लियर रूप से कहा हुआ है कि विधिक प्रतिरक्षा के रूप में यदि किसी व्यक्ति ने दस्तावेजों की मांग की है और यदि वह उपलब्ध नहीं करवाए हैं, ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई नल एंड वॉइड है और उसको खारिज किया जा सकता है। ध्यान रखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। और मान लीजिए कि तहसीलदार साहब को आपने एप्लीकेशन पेश की, तो तहसीलदार साहब रिकवरी सर्टिफिकेट जारी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी एप्लीकेशन पे ऑर्डर नहीं कर दे। अब यदि तहसीलदार साहब ने आपके एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर कर दिया और आपके फेवर में नहीं किया, आपके तथ्यों को नहीं सुना, आपकी बातों को नजरअंदाज किया और आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट संलग्न किए थे, रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाए थे और उनको रीड नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में इनके ऊपर के अधिकारियों के समक्ष उसकी रिवीजन फाइल होती है और उस प्रोसीडिंग पर स्टे आता है। इसके बावजूद यदि वो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं तो ऐसे मामले में हाई कोर्ट में सीधा सा मामला जाता है। और एक बात ध्यान रखना, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदुस्तान की जितनी भी हाई कोर्ट है वह किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर अपना शिकंजा रखती है। आरआरसी के मैटर में जो तनाव, जो चिंताएं आपके दिमाग में आती है, बिल्कुल मान सकता हूं मैं, जायज है। लेकिन साथियों, एक बात कहूं मैं आपको, पब्लिक मनी जरूर है, लेकिन एक बात हमको ये भी तो याद रखनी है कि कोई बैंक है, बैंक का नाम देखिए, लेकिन वहीं पर जो बैंक क्रेडिट कार्ड जमा देती है ना, तो क्रेडिट कार्ड अलग कंपनी के नाम से हो जाता है। हम उसको पब्लिक मनी काउंट कर रहे हैं, लेकिन उस पे कितने चार्जेस लग रहे हैं हमें वो भी देखना है। वैसे तो हम कहते हैं कि जहां तक हो सके लोन डिफॉल्ट करना नहीं है,
लेकिन किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि जिन राज्यों में पब्लिक मनी के लिए, बैंकों के लिए अलग कानून बना है, वहां रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होते हैं, लेकिन वहां पर भी आप केवल और केवल आपका प्रायर नोटिस, आपका सेक्शन 25 का रिप्लाई, आपका 138 का रिप्लाई, आपके 5 आर्बिट्रेशन रिप्लाई या किए गए अवार्ड की कॉपी या BNS 316 318 के अंतर्गत दिए गए नोटिस का जवाब या लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, ये जो सारी चीजें, इनके जवाब आपके RRC की भूमिका में आपकी मजबूत भूमिका रखने के लिए एक सशक्त कदम है। इस चीज को कभी ना भूलें। इसीलिए साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट यूट्यूब चैनल एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बना है जो आज की तारीख में लोन डिफॉल्टर साथी जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से परेशान है, उनके लिए एक सहारा बना है। अगर RRC से ही इनको राशियों की वसूली हो जाती तो फिर इनको लोन सेटलमेंट करने की जरूरत क्या है? मतलब ये सेक्शन 25 भी करेंगे, 316 318 भी करेंगे, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई भी करेंगे, हजारों किलोमीटर दूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारे लिए RRC की कार्रवाई भी करेंगे। तो साथियों, एक बात ध्यान रखना कि प्यार और जंग में, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जब ये नाजायज हरकतें बैंक कर सकती है, उल्टे सीधे हजारों किलोमीटर दूर मुकदमे कर सकती है, तो आप क्यों नहीं? और एक बात बताइए, मैं खुले रूप से कहता हूं, आज तक कौन सी ऐसी बैंक है जिसने क्लीन हैंड डॉक्यूमेंट कभी कोर्ट में पेश किए हो? और करेंगे कैसे? इनके जो एग्रीमेंट है ना, अभी लाइव में बताया था मैंने कि भारत का कानून बड़ा कि कंपनियों का एग्रीमेंट, यानी कि कंपनी के एग्रीमेंट में ही कानून की धज्जियां उड़ाते हैं ये लोग। इसीलिए RRC का मैटर भी है ना, तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। RRC का मतलब ये नहीं कि तहसीलदार साहब का नोटिस आ गया तो आपके घर को ताला लगा देंगे। बिल्कुल चिंता में मत रहो, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा, नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए आप। बाकी ये जो एप्लीकेशन पेश करते हैं ना, इनके साथ 2 डॉक्यूमेंट नहीं होते। कभी फाइल उठा के देखिए, खुली बात होती है कि तहसीलदार साहब ने कैसे जारी कर दिया समन, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाए तो डायरेक्ट खारिज होगा। सिंपल सी बात है ना, तहसीलदार साहब है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी जारी कर देंगे। जब तक बैंक ने कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं लगाए तो तहसीलदार साहब भी समन जारी नहीं कर सकते। केवल यह कहने पे कि बैंक की छाप लगा हुआ एक डॉक्यूमेंट आया तो हमने मान लिया, बिल्कुल नहीं। लोक अदालत होगा तो हम ये मान सकते हैं कि लोक अदालत में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी प्रोसीडिंग के अंदर भी ये चीज की जाए। साथियों, कोशिश की मैंने RRC के मैटर में एक बेहतर जानकारी देने की, और ये बात भी आप एतबार करेंगे कि आज तक ये जानकारी कभी भी किसी भी चैनल पे नहीं आई है। बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी यूनिक इंफॉर्मेशन जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आई, वो आने वाली है। सोचते रहिए कौन सा मैटर है, क्या बात है, कौन सा टॉपिक आने वाला है, और आपका भी लोन डिफॉल्ट से संबंधित कोई ऐसी जानकारी जो आपको चाहिए जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो कमेंट में लिखिए, उस पर भी हमारा वीडियो पोस्ट होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और एक बात मैं कहना चाहूंगा उन तमाम साथियों से, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पर तमाम ड्राफ्ट, जिसमें प्रायर नोटिस, सेक्शन 25, 138 रिप्लाई, आर्बिट्रेशन रिप्लाई, BNS 316 318, LRN नोटिस रिप्लाई, डिमांड नोटिस रिप्लाई, और भी बहुत सारी चीजें और ढेरों सेटलमेंट लेटर हमने पोस्ट कर रखे हैं। यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप किसी लीगल एक्सपर्ट की राय नहीं ले सकते हैं,
परिस्थितियां खराब है तो एक बार हमारा चैनल मेंबरशिप चैनल जरूर विजिट करें। बाकी यदि आप हमसे सहयोग की उम्मीद करते हैं तो डिस्प्ले में नंबर दे रखा है, वहां पर केवल और केवल आपको व्हाट्सएप पे लिखना है लीगल सपोर्ट। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।